स्वागत है आपका द बायोपेट क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति फलनों के प्रांत, परिसर एवं उनके ग्राफ के लिए। उम्मीद करता हूं आप हमारी क्लासेस ले रहे होंगे, और अगर आप क्लासेस ले रहे होंगे तो कई छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम लाइव क्लासेस में डिस्कस नहीं कर पाते। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊं और उन वीडियो को आपके लिए प्रोवाइड करा दूं, जिससे कि आपको कहीं भी उनको समस्या आती है तो आप उनको देख सकें और उनसे सारी समस्याओं को अपनी क्लियर कर सकें। तो मैं आज यहाँ बात करने वाला हूँ त्रिकोणमिति फलनों के प्रांत, परिसर एवं उनके ग्राफ के लिए। आज मैं सिर्फ यहाँ पे, हम सभी जानते हैं कि त्रिकोणमिति फलन हमारे पास 6 होते हैं: sin x, cos x, tan x, cot x, sec x एंड cosec x। मैं आज इनमें से केवल 3 के लिए बात करूंगा, sin x, cos x और tan x के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इन सभी के जो प्रांत परिसर होते हैं वो मैं आपके लिए लिख देता हूं। आप फिर से देख लें, जो फलन है हमारे पास, सबसे पहले मैं साइन के बारे में बताऊंगा। साइन का जो प्रांत होता है वो एक वास्तविक संख्या होती है, और इसका जो परिसर होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। और कॉस का जो प्रांत होता है वो कैपिटल R, और इसका भी परिसर -1 से +1 के बीच में होता है। और उसके बाद tan है। tan का जो प्रांत होता है वो R - 2n + 1 π/2। n इज एलिमेंट ऑफ z। n एक पूर्णांक संख्या है, यहाँ पे मैंने सुबह डिस्कस किया था इसके लाइव क्लास में। और इसका जो परिसर होता है वो कैपिटल R ही होता है। कैपिटल R कह लें, या इसको अपन -∞ से +∞ के बीच में एक विवृत अंतराल भी कहते हैं। तीसरा tan के बाद आता है cot। cot का जो हमने बताया वो R - nπ, n इज एलिमेंट ऑफ z, और इसका भी R ही होता है परिसर। उसके बाद आता है sec। sec का जो प्रांत होगा वो होगा R - 2n + 1 π/2, where n is element of z, एंड इसका जो परिसर होता है वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं, -∞ to -1 यूनिवर्सल टू 1 to ∞, इस तरीके से। और अभी ये कैसे होते हैं वो मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगा। कोसेक का जो होगा वो होगा हमारे पास R - nπ, n इज एलिमेंट ऑफ z, और इसका जो होगा वो सेम आ जाएगा -∞ to -1 यूनिवर्सल टू यूनियन टू 1 to ∞, सॉरी यूनिवर्सल नहीं, यूनियन होगा, नॉट। तो ये त्रिकोणमिति फलनों के प्रांत और परिसर होते हैं। जैसे मैंने साइन के बारे में बताया, साइन का जो प्रांत है वो एक रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं हैं जिनका मान हमेशा, यानी इन वास्तविक संख्याओं को जब भी मैं साइन के साथ रखूंगा, इनका मान निकालने का प्रयास करूंगा, तो मेरे पास इनके मान हमेशा -1 से +1 के बीच में ही निकल कर आएंगे। कॉस का जो प्रांत होता है वो भी कैपिटल R ही होता है, और इसका भी परिसर -1 to 1 ही होता है। tan के लिए हम बात कर रहे हैं कि R - 2n + 1 π/2, और where n इज एलिमेंट ऑफ z, यानी कि हम यहाँ पर वास्तविक संख्याओं में से उन वैल्यू को हटा रहे हैं जहां पर ये अनंत की ओर जाता है। जहां पर ये किसकी ओर जा रहा है? अनंत की ओर जाता है। जहां पर इसका मान अनंत की ओर चला जाता है, मैं उन वैल्यूज को यहां से हटा रहा हूं, उनको मैं माइनस कर रहा हूं। आपको माइनस दिख रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे है वास्तविक संख्या कैपिटल R, और जिसका जो मान होता है वो -∞ से अनंत के बीच में होता है। आपने देखा होगा यहाँ हमने विवृत अंतराल लगाया हुआ है। विवृत अंतराल यानी कि छोटा कोष्ठक जिसे अपन कहते हैं। क्यों लगाया हुआ है? इसका मतलब हम सभी जानते हैं कि -∞ और +∞ दो अंत बिंदु हो गए इस कोष्ठक के, और जब विपरीत अंतराल इस्तेमाल किया जा रहा है, जब विपरीत अंतराल लगा दिया जाता है, तो हम उन दोनों अंत्य बिंदुओं को शामिल नहीं
करते हैं, बल्कि इनके बीच की सारी वैल्यूज को शामिल किया जाता है। इसीलिए ना तो इनका मान कभी भी माइनस अनंत होगा, ना ही इनका मान क्या होगा, प्लस अनंत होगा। जैसे हम कहते हैं ना 1090 कि 1090 की वैल्यू सर इन्फिनिटी होती है, ये सिर्फ एक अपरिभाषित वैल्यू है, इसी वजह से हम क्या कह देते हैं, इसको इन्फिनिटी कह देते हैं, अनंत कह देते हैं। लेकिन ऐसा हमें कुछ भी नहीं पता है, वो तो सिर्फ हमारा एक कहने का तरीका हो जाता है। इसी प्रकार कॉट का जो प्रांत होता है वो r माइनस एन पाई, यानी कि यहाँ पर कॉट के उन मानों को, उन वैल्यूज को हटा दिया गया जहां पर ये अनंत की ओर जा रहा होता है। तो जैसे मैं यहाँ 1 पाई, 2 पाई, 0 पाई, 5 पाई, 4 पाई कुछ भी रखता हूं, उन सभी पर ये अनंत की ओर जाता है। इसी वजह से हमने कुल वास्तविक संख्याओं में से उन सभी को ही हटा दिया। एंड और इनका भी जो मान होता है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में ही होता है। सेक की हम बात करें, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, सेम प्रोसेस चल रही है यहाँ पे भी। इसका जो मान है वो जरा गौर से देखिए। जैसे एक संख्या रेखा पे मैं अभी इनको समझाऊंगा, जैसे यहाँ एक छोटी सी एक संख्या रेखा बना रहा हूं, माइनस अनंत से प्लस अनंत, राइट। और इसके बीच में मैंने यहाँ -1 ले लिया और यहाँ +1 ले लिया और यहाँ 0 और ले लेता हूं। तो इन्होंने देखो माइनस अनंत से प्लस -1, यानी कि एक ये वाला यहां से यहां तक कर लिया, दूसरा 1 से अनंत लिया, वो फिर यहां से यहां तक कर लिया है। इन्होंने ध्यान से देखिए -1 से लेकर +1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज थी उन सभी को नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, अब इसका कारण मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आज नहीं तो कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा, हो सकता है साइन कॉस टेन के बाद मेरे को इतना टाइम ना मिले इस वीडियो में, तो मैं आपके लिए इन सारी बातों को मैं अगले वीडियो में समझा सकूंगा, या कोशिश करूंगा इसी वीडियो में समझाने की। कोसेक के लिए भी सेम बात हमने की कि r माइनस एन पाई, एन इज एलिमेंट ऑफ जेड, और इसका भी मान हमने इसी प्रकार से ही समझाया है। तो मैं इनमें से स्टार्ट करता हूं। अभी फिलहाल साइन को हम लेकर चल रहे हैं कि साइन के बारे में हम देखेंगे। साइन को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है। अब बच्चों की सबसे पहली समस्या आती है कि जैसे आपने कोई फंक्शन f(x) बराबर sin x दर्शा दिया, f(x) बराबर क्या दर्शा दिया, sin x दर्शा दिया, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि सर यहां जो x है वो आपको r से रखनी है, कि सर यहां पर जो x का मान रखा जाएगा वो एक वास्तविक संख्या रखी जाएगी, कुछ भी रख सकते हैं, 0 पाई 2 पाई और भी आपको जो भी वैल्यूज आपके दिमाग में आती है, लेकिन हमेशा वैल्यूज वो ही रखनी चाहिए जिनका मान आपको पता हो। आप ऐसी वैल्यूज के बारे में ना सोचें जिनकी वैल्यूज आपको कैलकुलेटर के द्वारा निकालनी पड़े, या आप उनके लिए किन्हीं और से बातें करें, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ उन्हीं वैल्यूज के बारे में बात करनी है या सोचना है जिनके बारे में आपको वैल्यूज पता है, क्योंकि फिर ज्यादा आप सोचते हो तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे तो आप उस टॉपिक से फिर दूर जाते चले जाओगे, आप उसके पास आने के बजाय उससे दूर होते चले जाओगे। तो आपको ऐसी वैल्यूज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो मैं यहाँ पर f(x) बराबर sin x के लिए बात कर रहा हूं। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता चला कि इसका जो परिसर होगा वो -1 से +1 के बीच में होगा। तो बड़ा सिंपल तरीका है, आप लोगों ने सभी ने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ाई होगा। इस तरीके से समकोण त्रिभुज होता है, और हम सभी जानते हैं इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा जो क्या होती है, कर्ण होती है। और लंब और आधार के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी इन दोनों में से भुजा छोटी है या कौन सी बड़ी है ना। लेकिन हम ये निश्चितता से कह सकते हैं कि हाँ, सबसे बड़ी भुजा इस समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। और हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो अब आप खुद सोचिए, जब किसी छोटी राशि में एक बड़ी राशि का भाग दिया जाता है, जब हम किसी छोटी राशि में एक बड़ी राशि का भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा 1 से छोटा ही आता है। उसका मान हमेशा किससे छोटा आता है,
1 से छोटा ही निकल कर आ सकता है। हाँ, 1 कब आ सकता है? जब ये दोनों बराबर हो जाए। जब ये दोनों क्या हो जाए? बराबर हो। तो ये केस बनते हैं हमारे पास। जब 90 डिग्री वाला होगा तो ये यहाँ पर जब 90 डिग्री बना दिया जाता है तो लंब और कर्ण एक जैसे हो जाते हैं, इसी वजह से साइड 90 डिग्री का मान 1 होता है ना। तो अब आप खुद ने ये सोचा और कि सर लंब छोटा होगा हमेशा कर्ण से, और जब लंब छोटा होगा कर्ण से तो इसका मतलब आपको पता इतना तो चल चुका है कि इसका मान हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। अगर मैं कोण को विपरीत दिशा में बनाना स्टार्ट कर दूं या अपोजिट डायरेक्शन में बनाना स्टार्ट कर दूं तो फिर कोण नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में आएगा तो कोण जो हमारे पास साइन थीटा होगा उसका भी मान हमारे पास क्या होगा, तो उसका भी हम क्या पता लग रहा है कि सर कम से कम मान हमेशा क्या होगा? -1। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मान +1। इनके अलावा और कुछ मान आने की अब संभावना हुई? बिल्कुल भी संभावना नहीं है। या इनके बीच में जीरो को भी ले लेता हूं मैं, जीरो आ सकता है। कब आ सकता है जीरो? कि जब कर्ण का मान आप अनंत ही ले लें। जब आप कर्ण का मान क्या ले लें? अनंत ही ले लें, तो इसका मान क्या होने लग जाता है? जीरो आने लग जाता है। यानी यहां पर ये कोण क्या हो जाए? इंफिनिटी की ओर जा रहा हो, यानी कि जीरो की ओर इंफिनिटी बना रहा हो, तो ये फिर क्या हो जाएगा? जीरो की ओर। तो इस तरीके से हमेशा साइन का जो परिसर होगा वो कहां से कहां तक होगा? -1 से +1 के ही बीच में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ के लिए। ग्राफ आप लोगों को टेबल पता है, जैसे साइन में, साइन के लिए है ना, हम थीटा बात कर रहे हैं, जैसे 30 डिग्री या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और भी चलो मैं बनाता हूं, जब कोई जरूरत नहीं है वैसे इतने मानों को, सिर्फ मेरे लिए इतना ही काफी है। देखिए आपको इसी से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। साइन 0 पे इसका मान 0 होता है, तो सबसे पहला पॉइंट मुझे ये मिला। साइन 90 डिग्री पर इसका मान +1 होता है, तो अगला पॉइंट मुझे ये मिला। साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है, तो फिर अगला पॉइंट मुझे ये मिला। साइन 270 डिग्री पर इसका मान -1 होता है, तो मुझे अगला पॉइंट ये मिला। साइन 360 डिग्री पे ये होता है। ऐसे अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाऊं तो साइन -90 डिग्री पर इसका मान -1 होगा, और इधर ये 0 हो जाए। अब आपको क्या करना है? बस कुछ नहीं करना, आपको इन पॉइंट्स को मिलाना है। देखिए आपको इन पॉइंट्स को क्या करना है? मिलाना है। और जब आप इन पॉइंट्स को मिला लोगे तो ये जो ग्राफ आपको मिल रहा है वो साइन का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ है? ये आपके सामने साइन का ग्राफ है। तो आप इस प्रकार से साइन का ग्राफ बड़ी आसानी से कहीं पर भी बना सकते हो। इससे रिलेटेड कई समस्याएं होती हैं, उनको आप ग्राफ के थ्रू बड़े अच्छे से समझ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको साइन के प्रांत के बारे में समझ में आ गया होगा, प्रांत इसके परिसर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक बात करते हैं कॉस के लिए। देखिए बेटा, ग्राफ बना सकते हो आप, ठीक है बेटा। कॉस के बारे में हमने सेम बात ही की है कि सर इसका जो प्रांत r है, इसका जो परिसर है वो -1 से +1 के बीच में। वही सेम बात मैं फिर से कर रहा हूं बेटा, आप देखना समझना फिर से कि ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, और समकोण त्रिभुज में मेरे पास 3 भुजाएं हैं। एक है कर्ण, एक है आधार, और एक है मेरे पास लंब। और फिर से वही बात कर रहा हूं, कर्ण इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा होगी, है ना बेटा। तो देखिए अब आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण,
10th क्लास में आप लोगों ने यही पढ़ा है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो इसका मतलब फिर से वही बात हो गई कि छोटी भुजा में बड़ी भुजा का भाग दिया, यानी छोटी राशि में बड़ी राशि का भाग दिया जा रहा है। तो इसका मतलब इसका भी मान कहां से कहां के बीच में होगा, +1 से छोटा ही होगा हमेशा। और अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में लेके चलते हैं तो इसका मतलब -1 से छोटा होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब इसका भी जो परिसर होगा वो हमेशा -1 से +1 के ही बीच में होगा। आएगा समझ में। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ के लिए। देखिए बेटा, तो ग्राफ के लिए हम बात करें, मैं वही सेम प्रोसेस आपको समझा रहा हूं, देखना आप ये। तो हम बात कर रहे हैं अब इसके ग्राफ के लिए। देखिए बेटा, तो देखना वही सेम प्रोसेस में यहाँ पे फिर से यूज कर रहा हूं। यहाँ पाई आएगा, यहाँ 3π/2 और यहाँ 2π, और इधर अगर नेगेटिव डायरेक्शन में अगर हम आते हैं तो -π/2 और -π, और इधर मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और इसकी इधर मिनिमम वैल्यू -1 लेके चल रहा हूं, और ये 0 हो ही चुका है ऑलरेडी। अब आप ध्यान से देखना, साइन cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, राइट। cos 270 की वैल्यू 0 होती है, cos 360 की वैल्यू +1 होती है। देखना, इधर अगर हम आए तो cos -90 की वैल्यू, cos में आपको सही पता है ना, माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। cos के अंदर cos -θ बराबर हमने क्या पढ़ा हुआ है, +cos θ। तो cos -π/2 का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos -π/2 का मान भी वही होगा जो +cos π/2 का ही होता है। तो देखना यहाँ ये 0 हो गया, और इस cos -180 का मान -1 के इक्वल हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इन पॉइंट्स को क्या करना है, मिलाना है। और जैसे ही आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे आपके सामने कॉस का ग्राफ आ जाएगा। तो देखना, मैं मिला रहा हूं अभी बेटा इनको, देखिए इस पे। ऐसे तो ये हमारा कॉस का ग्राफ तैयार हो जाता है, और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। अब हम बात करते हैं टेन के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो टेन का ग्राफ कैसे बनता है और टेन किस प्रकार से अपने मानों को देता है, देखना। और उसका प्रांत और उसका परिसर में जो मान आते हैं, जो वैल्यूज होती है, वो किस प्रकार है। टेन का जो प्रांत है वही इसका परिसर है, आर ही इसका प्रांत है तो आर ही इसका परिसर है ना। याद करने का बढ़िया तरीका है, टेन में आर ही इसका प्रांत है तो आर ही इसका परिसर है, यानी जो रखोगे वही मिल सकता है। ये भी तो हो सकता है, ऐसा भी नहीं कह सकते जो रखोगे वो ही मिल जाए, लेकिन काफी हद तक ऐसा हो भी सकता है। अच्छा, अब हम आस करते हैं कि सर आर क्यों कहा आपने, तो मैं फिर से वही उसी समकोण त्रिभुज पे जाता हूं, और वही आपके सामने फिर से मैं 3 भुजाओं को लेके चलता हूं। और आप देख रहे होंगे टेन के अंदर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। हाँ, इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा वो है कर्ण। और मैंने पहले ही कहा कि हम कुछ नहीं कह सकते कि लंब बड़ा है या आधार बड़ा है। देखिए, अगर लंब बड़ा है तो इसका मतलब आधार छोटा हो गया, और जब छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे तो एक से बड़ी मिलेगी, कोई पता नहीं कितनी मिलेगी। अगर आधार बड़ा है तो इसका मतलब एक से छोटी मिलेगी। तो इसके चांसेस हमें कुछ नहीं पता है कहां तक
जा सकता है। यानी किस तरीके से, अगर हम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में बात करें तो इसके मान कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकते, ना तो माइनस इंफिनिटी होगा और ना ही क्या होगा, प्लस इंफिनिटी होगा। जब हम, हाँ ये अलग बात है कि हम मान लेते हैं इसको अपरिभाषित, इसी वजह से ही इसको कहा जाता है। जैसे 1090 पे मान अपन इंफिनिटी लिखते हैं, लेकिन वो एक्चुअल मान कभी नहीं होता है। देखिए बेटा, तो मैं इसके अब ग्राफ के लिए बात कर रहा हूं, और ये हमारा आज का लास्ट होगा। इससे आगे हम कल पढ़ाएंगे बेटा, आपके लिए एक और वीडियो बनाएंगे। तो देखिए अभी अब कैसे बनाना है वो आपको मैं बढ़िया तरीका समझा रहा हूं इसका। तो देखिए, आपने ये कहा, सॉरी इसका जो प्रांत था वो आर नहीं था, इसका प्रांत था आर माइनस 2n+1 यानी इन वैल्यूज को आपको हटाना है। तो आप ये देखो π/2 के गुणा में, π/2 के गुणा में विषम संख्या आनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे जैसे n बराबर 0 रखते हो तो 1 आता है, n बराबर 1 रखते हो तो 3 आता है, n बराबर 2 रखते हो तो 5 आता है। तो मैंने क्या किया, n बराबर 1 पर π/2 आएगा, 3π/2 आएगा। इधर अगर हम नेगेटिव में रखते हैं तो माइनस के π/2। तो मैंने क्या किया, इन पे इनको हटा दिया, इनको इस तरीके से एक लाइन बना के इस तरीके से हटा दिया। देखिए मैंने इनको हटा दिया इस तरीके से। अब देखिए, tan 0 का मान हम सभी जानते हैं 0 होता है। tan 30 का मान 1/√3 यानी कुछ ना कुछ बढ़ा, इस तरीके से बढ़ा। तो ये इस तरीके से बेटा क्या करता है, इस तरीके से यूं आता है, 1090 पैनल से यूं करके यूं चलता हुआ आता है, और यूं करके इसका डायग्राम यूं बन जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। इस तरीके से अब यही मान फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही काम आपको फिर से करना। आप यहाँ पे जैसे 0 पे थे, आप यहाँ पहुंच गए। अब आप ये फिर से आप ऐसे ही बनाओगे ऐसे। अब यहाँ पे ज्यादा नहीं है तो मैं सिर्फ छोटा सा लेके चलता हूँ, है ना, यहाँ पे इस तरीके से। या मैं अगर इससे आगे बात करता तो हो जाता। तो यहाँ मैं इस तरीके से ये, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो मैं इसको डार्क कर देता हूं बेटा, देखिए। तो इस तरीके से ये भी मैंने इसे बना दिया, है ना, यू करके। ऐसे ही हम इधर भी इसको बना सकते हैं, यहाँ से ऐसे। माइनस के ये यू बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया 10 का। तो उम्मीद करता हूं आपको आज हमने जो बताया, इस वीडियो में हमने जो भी आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको पसंद आता है हमारा वीडियो तो आप हमारी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। आज के लिए इतना।